गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अर्जुन शोरान है। आई एम करंटली द डिप्टी एडवोकेट जनरल इन द एजी पंजाब ऑफिस और मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने लाइफ में और प्रोफेशन में बहुत गलतियाँ की हैं, तो आज मैं आपसे सिर्फ वो लीगल गलतियों की बात करने आया हूँ, क्योंकि ना केवल प्रोफेशन को ज्वाइन करने की कोई उम्र है, पर गलतियाँ ना करने की और गलतियाँ करने की भी कोई उम्र नहीं होती। सो आई हैव सीन वेरी सीनियर एडवोकेट्स मेक मल्टीपल मिस्टेक्स। आई हैव सीन पीपल ऑन द फर्स्ट डे आर्ग्यू रियली वेल और बिना गलती के काम चल जाता है। अगर आपने कोई स्पोर्ट खेला है, स्पेशली टेनिस या टीटी वगैरह, उसमें ये होता है कि आप बस गलती ना करो तो बॉल उस तरफ जानी चाहिए, राइट? सिमिलरली आई बिलीव दैट प्रोफेशन में आपको ग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन द इनिशियल डेज। आपको इतना करना है कि बॉल उस तरफ पहुंच जाए। यू हैव टू शो कॉम्पिटेंस और आपने अपना प्रोफेशन एथिकली करना है। सो दीज आर टू थिंग्स। तो मैं कुछ चीज़ों की बात करूंगा। आई डिवाइज द लिस्ट। इट्स कॉल्ड 30 मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ दैट आई हैड इन द प्रोफेशन। और जो मैं गलतियां आपको बयान कर रहा हूँ, जस्ट अज्यूम वो आपने नहीं करनी है। उन गलतियों के अलावा आप कुछ भी करें, उसका आइडियली ऑपोजिट करें। तो मैं आपको यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये बांटने आया हूँ कि एज अ यंग लॉयर व्हाट आर द मिस्टेक्स आई हैव मेड, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव सीन, और आप उससे अपने आप लेसन लीजिएगा। दैट इज ऑफ कोर्स योर चॉइस। सो सबसे पहली बात है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट लिसन टू जजेस। तो जज साहब बोल रहे होते थे एंड आई यूज्ड टू कीप आर्ग्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इवन आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद द जज, अज्यूमिंग कि मेरा काम है जज साहब से आर्ग्यू करना। So this I realized really late that is not what needs to be done. Also for a long time, क्योंकि हमारा आप डिबेटिंग करते हो, कॉम्पिटिशन में जाते हो, तो आपको लगता है कि जज साहब जो बैठे हैं वो भी हमारे ऑपोजिट डिबेटर हैं, या इवन जो ऑपोजिट साइड पे हमारे वकील साहब हैं, वी आर डिबेटिंग विद देम। यू आर नॉट देयर टू इम्प्रेस द जज, यू आर नॉट देयर टू इम्प्रेस द ऑडियंस और द अदर पीपल हु आर सिटिंग इन द कोर्ट। यू आर नॉट देयर टू अपीयर मोर ब्रिलियंट देन द जज, क्योंकि इवन मैं इसकी आगे ही बात करूंगा, इवन द मोस्ट ब्रिलियंट जजेस आर ऑल ह्यूमन, रिमेंबर दैट। फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द जज यूज्ड टू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई यूज्ड टू आंसर समथिंग एल्स, बट माय लॉर्ड्स आई विल टेक यू टू दिस, यू डोंट हैव टू डू दैट। क्योंकि जब आपको जज साहब सवाल पूछ रहे हैं, उसका एक कारण है, क्योंकि जज ने ऑलरेडी अपनी माइंड अप्लाई की हुई है और वो एक सर्टन लीगल क्वेरी आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप बीट अराउंड द बुश करेंगे, द जज विल नॉट ओनली गेट एंग्री, वो आपके फेवर में नहीं जाएंगे, बिकॉज ही इज हेल्पिंग यू। आप याद रखिए, जज वहाँ आपकी ऑपोजिट पार्टी, 90% केसेस में ही इज नॉट योर ऑपोजिट पार्टी। ही इज ओनली देयर टू मेक श्योर दैट ऑल टेनेट्स ऑफ लॉ आर बीइंग फॉलोड, ऑल प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड, ठीक है? तो कई बार वो आपकी मदद कर रहे होते हैं, तो प्लीज लिसन। एक मुझे बहुत देर तक भ्रांति थी कि मैं सिर्फ बड़े केस करूंगा, यू नो, आई विल ट्राई टू डू दीज बिग मैटर्स, आई विल ट्राई टू सेटल द लॉ। छोटे केस नहीं करने, हमने छोटी ड्राफ्टिंग नहीं करनी। जब मेरे सीनियर मुझे छोटी एप्लीकेशन देते थे, मेरे मन में लगता था कि मैं क्यों ये ड्राफ्टिंग करूँ। आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स, ऑल ऑफ यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस, बट टिल यू गेट योर बेसिक्स राइट। मतलब सिंपल से सिंपल चीज़, जैसे मेरे एक साथ मेरे किसी ने काम किया, तो कहते मैं बाकी सब कर रहा हूँ पर मैं एडजर्नमेंट के लिए नहीं अपीयर होता। सो रिमेंबर कि इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी सीनियर एडवोकेट्स भी एडजर्नमेंट लेने के लिए अपीयर होते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, सिंपल सी एग्जेम्पशन एप्लीकेशन आप लोग कई बनाएंगे, इवन दैट कैरीज वेट, राइट? सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, एवरी सिंगल केस इज अ बिग केस, रिमेंबर दैट। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं, जो आपने ड्राफ्ट देखे होंगे उसमें कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, एक बॉयलर प्लेट पॉइंट होते हैं कि मैंने वही एप्लीकेशन या वही बेल में वही चीज़ें लिख दी, तो दैट इज़ इनफ। तो मैं अपने जो बेस्ट पॉइंट है लीगली किसी बेल में या किसी में, उनको एकदम नीचे, सबसे नीचे छुपा देता था, क्योंकि ये मानता था कि मैं जज साहब वो क्यों पढ़ेंगे, वो जो स्टैंडर्ड्स आर्गूमेंट्स हैं वो पहले मैं बोलूँगा। सो रिमेंबर कि अगर आपको लगता है कि इस केस में ये अच्छी आर्ग्यूमेंट है या ये सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, और यूजुअली यू विल रियलाइज कि हर केस में 3 सॉलिड आर्ग्यूमेंट होती हैं, या हर इशू में 3 सॉलिड आर्ग्यूमेंट। इफ़ यू हैव दोज आर्ग्यूमेंट्स विच यू विल, अगर आपने केस पढ़ा है, तो प्लीज़ मेक दोज आर्ग्यूमेंट्स। बाकी चीज़ें हैं वो नीचे जाने दीजिए, वो फॉर्मेट में जो चलता है ड्राफ्टिंग में या इवन बहस करते वक्त, वो बाद में होगा। पर मेक योर बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट, क्योंकि अगर आप जज को लूज कर गए पहले 30 सेकेंड में, पहले 1 मिनट में, देन योर केस इज ओवर। फिर मैं ये माना करता था कि
जितनी लंबी पिटिशन बन रही है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मैं बात करूंगा, जितना कुछ मैं भर दूंगा इस पिटिशन में, उतनी अच्छी होगी। और ये लॉ स्कूल में भी हम करते हैं, हम लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स बनाने को हमें इंकरेज किया जाता है। जब हम एग्जाम्स देते हैं हमें लंबा लंबा लिखने को बोला जाता है, जितना लंबा लिखा उतने ज़्यादा नंबर। अनफॉर्चुनेटली लॉ में ऐसा नहीं है, एंड जो आपको ये बताया कि लंबी पिटिशन बनाओ, दैट इज़ नॉट द वे इट इज़ टू बी डन। सो यू हैव टू ड्राफ्ट क्लियर, कंसाइज एंड लीगली टेनेबल पिटिशंस। शॉर्ट बनानी है, पॉइंट्स सारे कवर करने हैं और बेस्ट पॉइंट सबसे ऊपर। ओके एक भी मुझे जो शुरू में स्पेशली ये लगता था कि अगर मैं जज को कंफ्यूज कर दूं तो आज शायद कुछ ना हो, यू नो, मे बी टुमारो समथिंग विल हैपन एंड मे बी दिस इवन वर्क्स। बट जब तक आपके जज साहब को आपके मैटर की क्लैरिटी नहीं है, तब तक वो आपको करेक्ट, आपका जो आपके क्लाइंट को जो मिलना है वो नहीं देंगे। सो इवन इफ यू हैव अ वीक केस, तब भी प्लीज बी फेयर टू द जज, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी एज अ लॉयर, एंड गिव हिम एवरीथिंग इन अ शॉर्ट पॉइंट एंड विथ कंप्लीट क्लैरिटी, विथ सपोर्टिंग जजमेंट्स एक्सेट्रा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं और जज के पास टाइम नहीं है, 200 केस लगे हैं, then you are losing the judge every moment. So be very careful about it. एक मुझे शायद ये बहुत बड़ी गलती आपको भी हो सकती है, आप में से कई लोगों ने पीएचडी की है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आप लोग सर्विस में रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमें जज से ज़्यादा आता है, हमें अपने साथ वालों से ज़्यादा आता है और हमसे कोई ब्रिलियंट है नहीं। उसकी प्रॉब्लम ये, आपने पुरानी कहानी सुनी है कि ग्लास को में अगर पानी डालते रहेंगे तो वो निकलेगा, बट इफ यू कैन ओनली फिल अ ग्लास इफ इट्स एम्प्टी और हाफ फुल। सो अज्यूम आप हाफ फुल हैं, कुछ जानते हैं आप मे बी 5%, बट 95% लॉ के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, कोर्ट्स के बारे में आप नहीं जानते। ये अपने मन में ढाल लीजिए, बिकॉज योर रियल एजुकेशन स्टार्ट्स टुमारो और टुडे रादर, जब आप एडवोकेट बनेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ योर एजुकेशन विच हैज हैपेंड इज फॉर्मल, बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स थी, वो हो गई हैं, कुछ उसमें लिटिगेशन का कुछ भी करवाते हैं, कुछ इंटर्नशिप्स भी होती है, दोज आर फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, बट योर रियल यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स टुडे। So, and don't assume you are brilliant. You only have to work hard. और ये बहुत लोग कहते हैं sky is the limit, work hard. हमारे साथ मिस्टर शर्मा आए थे, उन्होंने ये भी बोला कि आप किस एज में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक लॉ ज्वाइन करने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे अपने पेरेंट्स ने 60 के बाद किए हैं। देयर आर लॉट ऑफ लॉयर्स हु आर वर्किंग टिल द एज ऑफ 90, सो इट्स मैनी पीपल डू इट एज अ सेकेंड इनिंग्स। सो अगर आप हार्ड वर्क से, जो एक यंग लॉ स्टूडेंट भी करता है, उतने ही हार्ड वर्क से जो आप लोग रिटायर हुए हैं वो लोग करेंगे, इट विल बी द सेम। सो only difference between a young person and someone else might be age, but अगर आप लोग hard work और sincerity से करते हैं, so it doesn't matter which college you've been to, who knows you, who doesn't know you, अगर आप first generation नहीं हैं, क्योंकि I am a first generation lawyer, so for a long time I used to think मेरा क्या होगा, right? और मेरे साथ will I get the right support, cases कैसे आएंगे, etc etc. Things work out. All you have to, वही टेनिस वाली बात है, keep knocking, right? और keep playing, keep swimming. एक आप लोग, आई डोंट थिंक एज लॉ स्टूडेंट्स यू वुड हैव रेड टू मेनी जजमेंट्स। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे जजमेंट्स में, मुझे ये लगता था कि मैं एक बार पढ़ लूँगा तो मुझे जजमेंट पता चल गई। दैट इज़ नॉट द केस। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल, व्हेन दे रीड अ जजमेंट, इट हैज़ टू बी रेड मल्टीपल टाइम्स। और एक शब्द यूज़ करते हैं एजुकेशन में, क्लोज रीडिंग। दैट मीन्स हर शब्द को साथ साथ पढ़ना, एक एक चीज़ को पढ़ना। और जब तक आप वो करना नहीं सीखेंगे, ना केवल अपनी पिटिशन, ऑपोजिट पार्टी की रिप्लाई को और जो रेलिवेंट जजमेंट्स को, तब तक आपको लगता रहेगा कि आपको यू विल जस्ट बी स्किमिंग। और स्किमिंग की दिक्कत ये होती है क्योंकि हम एक, स्पेशली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप लॉ की पोजीशन सेटल करवा रहे हैं, राइट? ईच जजमेंट इज अ प्रीसिडेंट। अगर आप अपनी प्रॉपरली माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उस तरफ जज साहब जो बैठे हैं वो ऐसे आप उनको असिस्ट करने आए, और आप वो जज साहब को आप एक ऐसे कहीं और की जजमेंट बता रहे हैं, इधर यू टेलिंग देम अ यूएस जजमेंट या किसी और हाई कोर्ट की जजमेंट जो रेलिवेंट नहीं है या फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। सो डोंट ट्राई नॉट डूइंग दैट। आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई रियलाइज्ड इट जब मुझे जजेस ने पॉइंट आउट किया। मुझे ये भी किया, कई बार हम हेड नोट शुरू में पढ़ लेते थे कि हेड नोट पढ़ना आसान होता है, 2 पैराग्राफ। हेड नोट इज नाइस, इट्स अ गाइड टू द जजमेंट, राइट? बट आप गाइड पढ़ के ना केवल एग्जाम्स भी नहीं दे सकते हम, वैसे ही हम आप गाइड पढ़ के जजमेंट को यूज़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यू मे बी यूज़ योर हेड नोट्स एज अ गाइड कि हाँ ये जजमेंट मेरे लिए रेलिवेंट है, एंड देन गो डीपर। क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा जो हेड नोट बनाने वाले लोग हैं वो आमतौर पे आप लोगों की उम्र के ही होते हैं। समटाइम्स वो नॉन लॉयर्स होते हैं
जो एक्स्ट्रा कमाई के लिए या बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। इट्स नॉट प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग इट। सो मैनी ए टाइम्स SCC वगैरह को छोड़ दें, पर बाकी सब जो जर्नल्स हैं उनके हेड नोट्स, इवन लाइव लॉ या ऑनलाइन भी जो चीज़ें आती हैं, डोंट अज्यूम जो हेडलाइन दी है न्यूज़पेपर में या कहीं दैट इज़ द करेक्ट। प्लीज़ गो टू द जजमेंट, फाइंड आउट कि क्या कॉन्टेक्स्ट में दी गई है, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं अखबार की एक बार मैं रिपोर्ट ले गया था और मुझे बहुत झाड़ पड़ी थी, तो मुझे तब पता चला कि हाउ अ जजमेंट इज़ टू बी प्रेजेंटेड। एक न्यूज़पेपर की क्या वैल्यू होती है हाई कोर्ट में, ज़ीरो होती है एक तरीके से, और आपने कैसे प्रेजेंट करना है एक जजमेंट को पढ़ने के बाद, क्लोज रीडिंग। एक चीज़ मुझे लगता था कि लॉ ज़रूरी है, मतलब दैट मीन्स एक जजमेंट का लीगल एनालिसिस क्या है वो ज़रूरी है, फैक्ट्स इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि फैक्ट्स तो डिफर करते हैं ना। बट आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एवरी जजमेंट इज़ ऑन द लॉज ऑफ दैट, ऑन द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। इसका मतलब कि जब उन्हीं फैक्ट्स पे वो अप्लाई करती है, वो एक जनरल प्रोपोजिशन आमतौर पे नहीं ले डाउन करती अनलेस देयर समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो आप जब जजमेंट साइड करेंगे, जो मेरी वाली गलती ना कीजिए, जब जजमेंट साइड करेंगे तो प्लीज़ फैक्ट्स पढ़िए। पहले के जो 4-5 लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं उससे आपको 2 फायदे हों। पहला कि आपको समझ आएगा कि नीचे तहसील कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक केस कैसे पहुंचा, तो इट विल टेल यू इन योर माइंड कि अच्छा ऐसे होता है, तो टुमारो इफ अ क्लाइंट कम्स आप उनको गाइड कर सकते हैं। साथ साथ यू विल अंडरस्टैंड कि इन फैक्ट्स में जज ने कैसे एनालिसिस किया और वो कैसे कंक्लूजन तक पहुंचा, बिकॉज यू विल रियलाइज के स्पेशली इन द हाई कोर्ट द जजेस डोंट गो बाय हेड नोट, दे डोंट गो बाय द कंक्लूजन, दे वांट टू सी कि ये फैक्ट्स क्या थे इस केस के एंड हाउ इज दिस एप्लीकेबल। तो मैं पहले सोचता था कि अगर मैं 10 जजमेंट ले गया दैट इज गुड इनफ, तो नंबर्स मैटर। तो पहले मैं इतने प्रिंट आउट ले जाता था, मेरे मुंशी जी कहते थे खर्चा बहुत हो रहा है। देन आई रियलाइज्ड इवन द मोस्ट सीनियर लॉयर्स 2 या 3 जजमेंट ले जाए, पर रेलेवेंट हो, वैसे फैक्ट्स पे हो और ऐसी हो जो जज को कन्विंस कर सके। बिकॉज याद रखिए, योर जॉब इज नॉट टू आर्ग्यू। आपको किसी ने अगर ये भ्रांति दी है या मिसकंसेप्शन है कि हमारी जॉब आर्ग्यू करना है, वो नहीं है। हमारा काम है वहाँ जो जज बैठे हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं उनको असिस्ट करना है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है, वरना वो खुद ही फाइलें पढ़ के कर देते सब कुछ। योर जॉब इज टू टेक ऑल जजमेंट्स, यानी कि वो भी जजमेंट जो आपके अगेंस्ट हैं। शुरू में सिर्फ मैं अपने फेवर के लिए जाता था, अब मुझे रियलाइज हुआ है यू हैव टू टेक जजमेंट्स विच आर अगेंस्ट यू ऑल्सो, और आपने दिखाना है कि कैसे ये अप्लाई करती हैं इस केस में या नहीं करती। ऑल राइट, ऑल राइट। सो जब जज साहब वहाँ पे 2 जज साहब या 3 जज बेंचेस भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस भी होते हैं, तो कई बार मैं बहस कर रहा होता था तो मुझे लगता था कि जज साहब आपस में बात कर रहे हैं या ऑपोजिट काउंसिल से बात कर रहे हैं, उनको कुछ एड्रेस कर रहे हैं, तो आई शुड मेक माई पॉइंट, राइट, आई शुड बी इम्प्रेसिव। ये वहीं से हमारी गलती आती है। बट वॉट यू मस्ट रियलाइज इज द जज इज अ ह्यूमन, तो उनको कई बार क्वेरीज होती हैं, ऑपोजिट काउंसिल से होती हैं, साथ में बैठ के 2 जजेस 3 जजेस डिस्कस करते हैं और वो आपका ही केस डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड मैनी अ टाइम्स डिफरिंग व्यूज होते हैं। ये कह रहे होते हैं हाँ इसमें कुछ करना चाहिए, मैं कहूँगा कि नहीं इसमें बनता नहीं है। तो लेट देम अप्लाई देयर माइंड, बिकॉज वहाँ 200 फाइल्स के साथ वो बैठे हैं। इट्स अ वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन। सुबह 10 बजे बैठ जाते हैं। बीइंग अ जज इन इंडिया इज़ अ वेरी हार्ड जॉब, बिकॉज आपको 200-400 केसेस भी कई बार होते हैं, पूरे दिन आप मेहनत कर रहे होते हैं, हॉलीडेज़ में भी कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक देयर जॉब्स ईजी, डोंट मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट सिंपल फॉर देम। सारी जजमेंट खुद ले जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट आर्ग्यू करिए और अपने 3 बेस्ट पॉइंट्स शुरू में रख दीजिए, तो ये ना हो कि 10 मिनट बाद आप उनको मेन आर्ग्यूमेंट अपनी बता रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इलेबोरेट बाद में कर सकते हैं। तो मैं ये पहले गलती करता था, आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस। एक इससे कनेक्टेड पॉइंट ये था कि जब कॉलेज में कुछ लोगों ने आपने मूटिंग की होगी, आपने टीवी पे मैंने तो कोर्ट में गया नहीं था जब तक मैं कॉलेज गया था, आपने मूटिंग देखी होगी, आपने कोर्ट में देखी होंगी आर्ग्यूमेंट्स कैसे होती हैं, और स्पेशली ट्रायल कोर्ट्स में भी काफ़ी लंबी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, अलाउ कर देते हैं, और यू अज्यूम कि इतना टाइम तो जज साहब के पास होगा ही। पर प्लीज़ रिमेंबर, ऑल योर जजेस आर हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। उनके पास जो काम है, जो बर्डन है, उनसे जितना हैंडल कर सकते हैं पर डे, उससे कई गुना ज़्यादा है। सो लंबी आर्ग्यूमेंट ना करें। लंबी आर्ग्यूमेंट करने का भी वक्त आएगा शायद जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट टिल देन बी कंसाइज, बी प्रिसाइज एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट।
एक मैं assumption लेके पहले जाता था जब मैं यंग था कि अरे इतनी 100 पेज की पिटिशन बनी है, जज साहब ने तो पढ़ी ली होगी, राइट? सो आई कैन मैं सिर्फ मेन पॉइंट से वहाँ शुरू करता हूँ। मैं ये भी कई बार अज्यूम कर लेता था कि जज साहब ने नहीं पढ़ी होगी, तो मैं पूरी कहानी, राम कहानी शुरू से शुरू करूँगा, पूरी चीज़ बताऊँगा। बोथ थिंग्स शुड नॉट बी अज्यूम्ड। तो आप कोर्ट में जाएं, आपको मे बी 1 घंटा बैठेंगे, पता चल जाएगा कि जज साहब का एटीट्यूड कैसा है। हैज़ ही रेड योर पिटिशन, या पहले वालों की पिटिशन पूरी पढ़ी है, एकदम डिटेल पढ़ी, वो आपको इससे पता लगेगा क्या वो सटीक सवाल पूछ रहे हैं। ही प्रॉब्ली से पेज 100 एंड 100 पे आपने ये लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दैट मीन्स ही इज रेड द पिटिशन। There'll be some judges who have a opposite thinking कि it is the job of the counsel you to convince me or persuade me। तो वो चाहते हैं कि बेसिक्स दिए जाए और वहाँ से लॉ की बात की जाए। वहाँ भी ये ना शुरू कर दिया कीजिए, मैं शुरू में एक बार करता था कि मैं पैरा 1 से आर्ग्यू करना शुरू करता था, ऐसे नहीं आपने करना है। आइडियली आपको अपनी पिटिशन खोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पिटिशन को खोल रहे हैं तो आप जज साहब की आंखों में आंखें डाल के यू आर नॉट, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट वर्किंग, योर कनेक्शन इज नॉट देयर। तो जज भी उनके माइंड में, ये ह्यूमन, उनके माइंड में भी 100 चीज़ें चल रही होती हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट हैपन्स, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, राइट? सो व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग, even if you keep your file close, have your note and argue as if it's a conversation. You are trying to assist the judge. आप में से कई लोग ट्रायल कोर्ट्स में ऑलरेडी कर रहे हैं काम या करना चाहते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी कि ट्रायल कोर्ट में काम तो आसान ही होता है, थोड़ी इनफॉर्मेलिटी होती है। हाई कोर्ट इज टफर एंड हाई कोर्ट का काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट ओवर द ईयर्स आई हैव कम टू रियलाइज कि ट्रायल कोर्ट इज द मदर ऑफ ऑल कोर्ट्स। एंड ट्रायल कोर्ट का जो काम है डिटेल्ड है, प्रोसीजरल है, मुश्किल है, बट वेरी एसेंशियल फॉर आवर प्रैक्टिस। सो प्लीज़ डू योर वर्क रियली वेल इन द ट्रायल कोर्ट्स एंड लर्न योर लेसन्स, और उसके बाद आगे आइए। एक चीज़ मैं शुरू में करता था कि मैं जजमेंट तो चलो 10 ले जाता था, पर एक कॉपी रखता था, अज्यूमिंग के जज साहब को क्या ज़रूरत है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। सो प्लीज़ ट्राई हैविंग जजमेंट्स फॉर योर सेल्फ, योर ऑपोजिट काउंसिल, एंड फॉर बोथ और 3 बेंच, जितने भी जजेस हैं, तो 2 हैं तो 2, एंड सो फोर्थ। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स बेरैक्स। प्लीज़, मैं शुरू में बेरैक्स नहीं ले जाता था, अज्यूमिंग कि मैं फ़ोन पे देख लूँगा। बट अब मुझे सिखाया गया है कि अगर 2 जज सामने हैं तो 2 एक्स्ट्रा बेरैक्ट उनके लिए ले जाइए और अपना एक बेरैक्ट तो रखिए, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल, कोर्ट्स में कई बार फंडिंग कम होती है, उनके पास बेरैक्ट्स नहीं होते हैं। That has happened many a times. So please keep extra barracks for the bench. Please keep one for yourself. Sometimes even for the opposite party. और ये मैं connected point बोल रहा हूँ। मूवीज में दिखाया जाता है कि ऑपोजिट पार्टी हमारी दुश्मन है किसी तरह से। दैट इज नॉट, वी आर कोलीग्स। बोथ ऑफ अस अपीयर इन मल्टीपल मैटर्स every day or every week, against each other. We are arguing on points of law, but that is our duty in a profession. But at the same time, we are colleagues. We have to stay in this long game for next 30 years, 40 years. I don't know how long. तो अगर आप अपने कोलीग्स के साथ कोलीजियल नहीं रहेंगे, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, आप ये अज्यूम करेंगे कि वो हमारे दुश्मन है जस्ट बिकॉज समवन इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यू, और दैट इज योर क्लाइंट, यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी. समवन इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट योर क्लाइंट, इट्स ओके, दे आर डूइंग देयर जॉब, आप अपना काम करें. प्लीज़, बार काउंसिल ने एक बहुत डिटेल्ड ड्यूटीज़ बताई हैं एज लॉयर्स टू द जज, टू द अपोजिट काउंसिल, टू योर क्लाइंट. प्लीज़ फॉलो दैट. कुछ लोगों को आई थिंक थकान हो रही है, मैं ख़त्म करता हूँ. समटाइम्स वी अज्यूम दैट judges are superhumans. We assume they are some sort of computers. We assume that they don't have emotions. मैं करता था काफ़ी देर के लिए, but after having worked with multiple judges, at a very very personal level, you realize they are human. आप में से कुछ लोग जुडिशरी के लिए अप्लाई करेंगे, जजेस बनेंगे, हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे एक दिन. सो इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ जॉब लाइक एनीथिंग एल्स. इट डजंट मीन यू स्टॉप बीइंग हैविंग ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फॉलीज और ह्यूमन फिलिटीज. सो वो ध्यान में रखिए. तो लंच के बाद जब जज आता है तो ज़रूरी, मतलब वो उन्होंने भी खाना खाया होता है. मॉर्निंग में जब वो आते हैं, 100 थिंग्स आर ऑन देयर माइंड. अगर एक जज ने, इफ समवन हैज़ बीन वेरी एंग्री, एक आपसे पहले वाले मैटर में बहुत गुस्सा हुए हैं, सो इतनी जल्दी गुस्सा शांत नहीं होता है. सो आई कीप टेलिंग माई एसोसिएट्स एंड जूनियर्स कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बात की जाती है पिच देख के बैटिंग कीजिए या पिच देख के बॉलिंग कीजिए. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पिच यू आर इन, और उसके बाद ही अपनी आर्ग्यूमेंट्स उसी तरह आपने क्राफ्ट करनी है.
आपने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हिसाब से ही, इफ डज ही लाइक लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, डज ही प्रेफर मेनी जजमेंट्स, और he or she prefer कि आप शॉर्ट में बताएं and then go on and do something. So all of their requirements have to be understood. एक कई बार एक unsaid language भी होती है, जजेस कई बार कहते हैं काउंसिल में भी let's do it on some other day. मैं शुरू में assume करता था कि नहीं मेरे को मेरे क्लाइंट ने कहा आज ही आर्ग्यू करना है तो मैं आज सुना के जाऊंगा. Your job is not to speak. You are not paid to speak. आप ये अपने मन में मान ले. Your job is to persuade the judge. अगर जज परसुएड नहीं होना चाहता उस दिन, दे हैव सम अदर कमिटमेंट्स, सम अदर थिंग्स आर हैपनिंग, डोंट फोर्स देम टू बी परसुएडेड एंड पास सम रॉन्ग ऑर्डर, राइट? सो बी वेरी केयरफुल. यू आर इन अ वेरी ह्यूमन सेंट्रिक profession. You have to interact with humans all day. You'll meet hundreds of people. I used to think that law is a profession of books. तो मैं बहुत देर सिर्फ किताबों पे फोकस किया, but it is not just a profession of books. Focus on other humans, including judges, including fellow lawyers, including young lawyers, and learn from all of them. And I wish you all a great success in this profession. And किसी ने कहा था कि मज़ा आता है इस profession में. It is intellectually a very stimulating profession, and you can actually help people just like doctors can. Thank you. I won't take too much of your time, maybe 5-10 minutes. So like most of you guys, I'm also relatively young in the profession. I look younger than my age. That's an advantage I have in the court. But a lot has been told to you. These are important things that you must remember. But I would go back to the reasons for doing anything. For me in life, why you do something is as important as what you do. And if you have taken a plunge into litigation or you hope to litigate, then my advice is that it must not be your second option or your third option or your fourth option. You cannot litigate unless the only thing you want to do is litigate. It is not a good profession. It has insane amount of difficulties. It will frustrate you at times. There are days when I want to just throw away my files and run away from it because things do get tough. It's a real world challenge. In many ways, litigation is like running for elections, right? It's a people-centric profession. Merely being academically good, merely working hard does not guarantee results. There will be a lot of extraneous considerations. A lot of things in this profession you will learn when you see the big bad world, right? It has dark elements, it has great elements. But through it all, there must be a very deep sense of perseverance that you want to litigate. And if you have entered litigation with that clarity, then you will be able to survive it. He was absolutely right when he says that you just have to keep handling each day, each case one at a time. Sometimes what happens is कि हम बड़ी पिक्चर का इतना ज़्यादा फोकस रखते हैं कि इट सीम्स इनसरमाउंटेबल. अगर आपको पहाड़ चढ़ना है और आपको मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखा दूँ 8000 मीटर की, आप घबरा जाएंगे, आप कभी नहीं चढ़ेंगे. पहाड़ चढ़ने का तरीका ये होता है कि आप छोटा लक्ष्य बांधिए, पहले बेस कैंप जाइए, फिर एक और असेंट कीजिए, फिर एक और असेंट कीजिए. Your biggest enemy is going to be your fear, and it is a profession which will scare you. Somebody will tell you you are too old, somebody will tell you your father is not a judge, somebody will tell you case कहाँ से आएंगे. I also worry about it every day. Case आना is very important, right? Go with it, right? I for one can give you my personal example. I am not the kind of person who has lived his life with extreme planning. I have gone with things the way it has come. I think a lot of us would have also fell into litigation rather than think कि मैं 8वीं या 9वीं क्लास में मैंने decide कर लिया कि मैं वकील बनूंगा. For a lot of people it happens. Either you choose it or litigation chooses you. It does happen. But what is important is that you must stick with it. For those of you who are married, the anecdote is that it is like a wife. You will get well with her, you may have disagreements with her, but you have to stick through her, right? If you want to see the marriage work. He is much more knowledgeable and much more experienced than I am. So his tips on how to litigate, court में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, is always
much more helpful. I will not be able to educate you on those aspects. But litigation is also very broad, or getting a license is much broader than merely litigating, right? There are so many other things that you can do. There are so many great lawyers in our High Court, in the Supreme Court, who started off the profession not as a litigating lawyer, but perhaps in the profession of teaching, right? Perhaps some very, very senior advocates, for first judges, spent some time as judges, district judges, and then came back into litigation. So never feel that if your first step isn't great, or the first 2 years aren't great, or you don't have your life sorted, then things will not turn out well. That is for the younger of us. For the older of us, it is a very bold choice to come into litigation, and I absolutely appreciate your thinking to have a second innings. My father also completed his law 2 years after I did. So he may also complete his service after 1.5 years and come into litigation. But I encourage you, and for the rest, all the best. There's nothing like it. It's bad, but it's great. Thank you. Any doubts or questions that any of you have, we'll be happy to Yes, please. answer it. If there are, बाद में भी कर सकते हैं, पर any doubts or questions, feel free to ask. It's an open house. I am thankful to you by hearing you, both of you. I am Ashwini from Kathal, Haryana. Frankly speaking, what is going on in this society and the country and the whole of the world, it is not hidden from everybody, anybody. Sometimes people say, who is the best advocate? Who knows our constitution, articles, sections? Who is the best an advocate? I would not say any who was there human being. But frankly, he told me that there is two kind of advocate. One is known, very much known, constitution, कानून, विधि, हिंदी में बोल रहा, and one is known to the honorable judge. Do you think it is fair? Generally, when we speak on stage, we are generally away from the truth. What is going on? What should be done? What should be going on? But I wanted to ask, because I am going to enter into this such a profession and in this age. So is it true, sir? Thank you. If your question essentially is that is this a profession where certain lawyers only work because their work comes only because they know judges, and there are other lawyers who only know the constitution or the law? I mean, it's a very broad categorization. I won't say that. Of course, मतलब कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 जनरेशन से लॉयर्स एंड जजेस रहते हैं, उसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है. माई वन साइड ऑफ माई फैमिली वर्थ हैव बीन टीचर्स फॉर 3 जनरेशंस 4 जनरेशन. तो आई एम श्योर अगर मैं टीचर आज बनता तो अच्छा बनता. एक साइड मेरी फैमिली की उन्होंने खेती की है, तो आई एम श्योर अगर मैं खेती में जाता तो शायद आई कुड हैव लर्न समथिंग. सो एक इकोसिस्टम तो बनता है डेफिनेटली. एंड ऑफ कोर्स कई जो लॉयर्स होते हैं फिर वो जजेस बनते हैं, आपका पर्सनल रिलेशन रहता है. बट मेयरली बिकॉज यू नो द जजेस, इट वुड डज नॉट मीन कि जज आपके फेवर में करेगा. लेट मी बी वेरी क्लियर. वो आपको इनफैक्ट रियलाइज होगा दैट इफ़ यू, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो कुछ एक आधे जज हमें जानते थे, समटाइम्स दे आर मोर हार्श, दे आर मोर यू नो, दे मेंटेन देयर फॉर्मेलिटी, they'll pass orders which are, you know, you'll think अरे ये तो you know हम जानते हैं ना बचपन से शायद इनको. In fact they are more strict. They would want you, because they want you to succeed. They want you to work hard in that matter. Of course जग जाहिर है, people, आप लोग बेखबार पढ़ते हैं, 100 चीज़ें होती है. But if you are not connected with, you know, you're not a 4th generation lawyer, you are not someone who's very well connected, तो आपके पास क्या है? आपके पास आपकी किताबें हैं, आपके पास आपकी फैमिली, कॉन्टैक्ट्स, अपना नेटवर्क है. यू वर्क ऑन दैट, यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. यू कांट, इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपके पास वो बैगेज भी नहीं है कि मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर थे तो मुझे क्रिमिनल लॉ ही करना है.
मेरे फादर ये या मेरे मदर ये करते तो मुझे यही करना है. सो एक बैगेज से फ्री हैं, यू कैन बी क्रिएटिव एंड यू कैन डू, एंड इट्स नॉट कि आप फर्स्ट डे जाएंगे कुछ गलती करेंगे. तो मैं ये जानता हूँ कि अगर वो सीनियर एडवोकेट का बेटा होता या बेटी होती तो उन पर ज़्यादा स्क्रूटनी होती और उनकी गलती अगले दिन जज साहब शायद फ़ोन करके बता देते उनको. मेरे पेरेंट्स शायद आज तक कोर्ट भी नहीं आए हैं. सो इट्स ओके, आई मेड माई मिस्टेक्स एंड मैंने 30 मिस्टेक्स आपसे लर्न की, आपसे डिस्कस की, आपसे शेयर की. ये इसलिए हो पाई क्योंकि मेरे पे इतनी स्क्रूटनी नहीं थी. राइट, सो देर इज सम एडवांटेज ऑल्सो. यू फोकस ऑन योर स्किल्स एंड योर बेसिक्स. जी, और कोई सवाल? फील फ्री टू आस्क. जी, Good evening, sir. And myself, Ravi Dixit. I am basically belong from district Mahendra, Haryana. Thank you, sir, for the two-day session, and it's a pleasure for me being here. And it's looking forward to this new life and era of this advocacy. It's just a simple question in my mind, or sometimes I feel before doing my this education. Sometimes we people say कि as a advocate we should go with the fair things, we should not misconcept the statements, not dilute the things. But sometimes if I give an example, as a advocate should we consider the things like in a same case, both I know as a advocate both parties statement, and I know who is the modified person, who is the victim, and who is the actual persons, who is the faulty persons. Okay, but if someone is my known person, in that case I as an advocate I have to take his case. And I want to know from your side if something case happen in your life where you for the as a he is your known person, he is your relative, you know the opposite party is the fair party, but because you are as a relative you are taking that case, you change the statements because you have to be show your part also na, as an advocate. So I just one query in my mind, might be something wrong in this, but I want to know from your side, sir. So as an advocate, should we consider or not? We know the second party is a fair party, or the party, the case we are taking, that is not the case is not strong, but we have to be taken because due to some reasons. Might be he's our relative also. got it. I'll answer it in two ways. Yeah. As a professional, you are hired for a particular purpose. You are representing a particular person. Your professional ethic dictates that if you cannot help his case, don't spoil his case. That's the professional ethic. Aside from what the bar council ethics are, professional ethics in any profession is that if you have been engaged by a particular client, if you can't help him, don't destroy his case. There is also always an inner compass as a lawyer. I'll take your question a little further. What kind of cases should you take up? Should I as a criminal lawyer take up POXO matters? Should I take up matters of terrorism offense accused people? Should I take up matters of murderers to defend them in court? That is your personal calling. But once you decide to take up a matter, then you must keep your personal morality aside and focus on the job you are given. That does not mean that you will lie to the court. That does not mean that you will mislead the court. But yes, I say it very solemnly, it does mean where you must keep quiet, you learn to keep quiet. Right? महाभारत में युधिष्ठिर का जो रोल होता है ना, वो वकालत अच्छे वकील का काम है. It is very important to know that your job is to facilitate justice. Don't step into the shoes of a judge while you are being a lawyer to your client. It is unfair on your client. Either step aside from the brief and then say. But if you are not holding a brief, you have no role in the court. Right? So you will know in your heart what is the right thing to do. Right? And that is always the soft skill. That is why you will read in papers, some lawyers are treated as great lawyers. Some lawyers, we read their names in the paper and we're like, ये तो इस पार्टी का वकील है, या ये वकील तो ऐसी चीज़ें करता है. Right? We develop an impression. So it is your reputation how you want to build it. And remember, the
कैब रैंक रूल. कैब रैंक रूल यूके से आता है कि अगर आपकी टैक्सी में कोई बैठ गया एंड यू आर सेइंग यू आर फॉर हायर, तो जहाँ अगर वो आप उस एरिया में रहते हो तो आपको वहाँ गाड़ी लेके जानी है, टैक्सी लेके जानी है. सो दैट इज़ अ कैब रैंक रूल विच वी फॉलो in our profession. If you are practicing in that court, if you have the requisite number of years, आपकी वो speciality है, समझिए for example criminal law की है, and you do terrorist cases or POXO cases or some other cases normally, और आपके पास कोई केस लेके फाइल लेके आता है, it is your professional duty to take up that case. क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं, that means अगर कई बार आपने देखा होगा कि बार काउंसिल बार एसोसिएशन कह देती है we will not represent so and so accused of so and so, we will not. The Supreme Court has said this is illegal and against our ethics. क्योंकि हमें याद रखना चाहिए you are not your client. अच्छा भला whatever, they may be criminals, they may be gods. You are not your client, you are just their voice, and even there you are not. You have to filter. आपका client आपको 100 चीज़ें कहता है, you don't pass on everything to the judge. It is your duty to assist the judge while not being a spokesperson for your client. ठीक है जी. All right, the time is over. We've been told, but it was wonderful interacting with you all. And if even in the future you know our names, you have any queries, please let us know. And all the best for your professions.